दोस्तों नमस्कार। पासवान प्राइड के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और इसी सिलसिले में आज के हमारे मेहमान हैं श्री प्रभात रंजन, जिनका मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूं और विशेष हम इनसे बातचीत के दौरान ही जानेंगे। तो ये रांची के रहने वाले हैं और वर्तमान में ये मुंबई में हैं और इन्होंने बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया है और एमबीए आईआईएम बैंगलोर से, और फ़िलहाल ये एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में बॉम्बे में कार्य कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इनसे मेरी मुलाकात लगभग 15 साल पहले हुई थी, और कैसे हुई थी थोड़ा सा उसका भी जिक्र कर देता हूँ। दरअसल हमने एक बम्बई में अपने पासवान समाज बनाया हुआ है और उसी सिलसिले में मैं जो भी पासवान व्यक्ति मुझे मिलते थे या पता चलता था, फिर मैं उनसे जाकर खुद ही कांटेक्ट करता था और अपने समाज में उनको इनवाइट करता था, और एक एक करके मैंने यहाँ पे एक लोगों से मिल के पासवान समाज बनाया है। उसी सिलसिले में इनका भी पता मुझे चला किसी रेफरेंस से, तो मैंने इनको भी इनवाइट किया और ये आए भी, और तब से ये हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है अपनी जाति के गणमान्य व्यक्तियों या जो टैलेंटेड है किसी भी फील्ड में, उसकी जानकारी आपको देना, ताकि आप उनके अनुभव का और उनके ज्ञान का कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज हम अब मिलते हैं श्री प्रभात जी से। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हेमंत सर। बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ कि आप तो जानते ही हैं कि मैं थोड़ा सामाजिक कार्य में दिलचस्पी रखता हूँ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स माय हॉबी। तो आपका जो ये एरिया है, पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में हमारे समाज के बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे, और इस ऊंचाई तक कोई पहुंचा है कि नहीं अब इसका मुझे ज्ञान नहीं है। एटलीस्ट बॉम्बे में तो कोई नहीं है कि जहां तक आप पहुंच गए हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वहां तक कोई हो। दूसरे शहर में हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो, कोई हो। तो प्रभात जी, पहले ये बताइए कि इस फील्ड में आप आए कैसे? पहले तो आप जब मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई थी तो आप उस समय जॉब में थे, परहैप्स इंडिया बुल में थे। जी। अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने एमबीए किया है बैंगलोर से। फिर मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन किया था। जी। पहला जॉब बॉम्बे में ही स्टार्ट किया करियर। तो पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड में था, 2 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं रिलायंस में आया, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी थी। तो वहाँ पे मेरा एक्सपोजर बड़े प्रोजेक्ट के बिज़नेस डेवलपमेंट में हुआ, जहाँ पे सरकार नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करती जी। तो उस समय कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया था और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। उसमें एक प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो था जो कि रिलायंस को मिला था। तो वहाँ से बिडिंग से फिर मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला गया, और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में नई कंपनी स्टार्ट करके उसको नए से चालू करना है, लोगों को हायरिंग करना, और उसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, चाहे वो कंसल्टेंट हो, गवर्नमेंट के साथ कंसेशन एग्रीमेंट हो, ये सब किया। तो एक अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला वहाँ। उसके बाद मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ज्वाइन किया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था बिज़नेस डेवलपमेंट का और वहाँ के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का। जी। सो वहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही यंग कंपनी थी और उसके जो प्रमोटर्स थे, मैनेजमेंट टीम था, वो हमारे आईआईटी दिल्ली के ही सीनियर्स थे।
तो उनके साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला। तो एडवांटेज मिल गया एक। हाँ, एक कनेक्ट था और वहाँ पे जी। बहुत सारे लोग सिमिलर बैकग्राउंड वाले ही थे। जी हाँ। और सेम इंस्टीट्यूट से होने की वजह से एक कंफर्ट लेवल था सबका। तो वहाँ कम एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर 2011 में मेरे आईटी का ही एक हॉस्टल मेट था, उसने एक रियल एस्टेट का फंड चालू कर रहे थे, जहाँ पे उसका फाइनेंशियल सर्विसेज का बैकग्राउंड था, एंड वो भी इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए किया था वॉर्टन से, एंड बाहर बड़े बड़े बैंकों में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया था। सो देन वी डिसाइडेड कि वो रियल एस्टेट में हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे कि हम पैसे रेज करेंगे HNI से और फैमिली ऑफिस से, एंड हम उसको लैंड में इन्वेस्ट करके उसको मोनेटाइज करेंगे। तो हमारा जर्नी 2011 से मेरा एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हुआ। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमने ब्रिक ईगल रखा था, एंड पहला 2 साल काफ़ी सक्सेसफुली हमने काम किया, बोथ इन टर्म्स ऑफ टीम बढ़ाना, पैसे रेज करना, काफ़ी ज़मीनें हमने खरीदी आउटस्कर्ट्स में, 1-2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, और वहाँ से हम सक्सेसफुली एग्ज़िट भी दिया हमने इन्वेस्टर को। फिर 2013 में थोड़ा डिफरेंस ऑफ अप्रोच हो गया मेरे पार्टनर के साथ, तो फिर मैंने अपना उससे अलग होकर के ये ओलंपियो स्टार्ट किया। अच्छा। सो यू कैन से इट्स अ जर्नी, कुछ कोई प्री डिटरमाइंड रोड नहीं था, लेकिन ये चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होती गई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यस। अच्छा, तो अभी जो आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जैसा कि आपने बताया कि मैं रांची से हूँ, तो हम रांची में अगर देखेंगे तो मैं पहले मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में थे जी। तो हमने बहुत सारे गवर्नमेंट के जो कॉलोनीज़ होते थे वहाँ पे हमारा बचपन बीता, तो जहाँ पे खेलने कूदने के लिए बहुत ही जगह होता था, एंड शाम को पीपल वे नॉट स्टेइंग इन देयर हाउस, मतलब शाम का एक टाइम होता था जहाँ पे आप फिज़िकल एक्टिविटी, खेलना, दोस्तों से मिलना ही होता था। जब मैं बॉम्बे आया तो ये सब का बहुत ही लैक ऑफ स्पेस है, हाव था, और कहीं जगह ही नहीं है ये इस तरह का। तो जब हमने पहले देखा अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में उस समय बहुत ही डिमांड था, और दैट वाज द थीम ऑफ द फंड जिसके से हमने कैपिटल रेज किया था। तो उसके ही थीम की वजह से हमने ज़मीनें आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई खरीदा था, जहाँ ज़मीन सस्ती है और जहाँ पे हम रीज़नेबल प्राइस में लोगों को घर दे सकते हैं। तो उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए मैंने सोचा कि एक जो कम पैसे में एक लाइफस्टाइल जैसा चीज़ लोगों को मिलता है, तो ऐसा कुछ टाउनशिप जैसे चीज़ें बनाएंगे तो लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, स्पेशली जो काम के लिए जाते हैं बाकी, लेकिन फैमिली को उनके एक अच्छा घर मिलेगा, कंफर्टेबल स्पेस मिलेगा, एंड लाइफ सिर्फ घर के चारदीवारी के अंदर सीमित नहीं रहेगा। तो उसी थॉट को कंटिन्यू करते हमने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉन्ट्रैक्टर, उनको हमने इंगेज किया था। आइडिया ये था कि जो भी बनाएंगे थोड़ा शौक से बनाएंगे, एंड इट शुड बी अ लैंडमार्क, क्या एक लेगेसी जैसा हो रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर मनी, बिकॉज जो जिस सेगमेंट के को हम केटर कर रहे हैं उनके लिए एक ड्रीम है, और आदमी घर बार बार नहीं खरीदता, तो उसी को देखते हुए था कि एक बेस्ट ऑफ द क्वालिटी के बनाएंगे और बेस्ट ऑफ द फीचर्स फैसिलिटी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो अपना प्लानिंग के लिए आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हो, टीम में देखें तो हमारे एक्सपीरियंस लोगों को विथ गुड पेडिग्री, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, वो हमारी टीम के मेंबर थे। तो वी स्टार्टेड विथ अ बिगर पिक्चर इन माइंड, एंड हो सकता है कि इन सारे बड़े पिक्चर को देखते हुए हमें इनिशियली काफ़ी सफलता भी मिली लोगों, क्योंकि हमारा ये पहला प्रोजेक्ट था, फिर भी बिकॉज वी वेर पैशनेट अबाउट व्हाट वी वेर डूइंग, और जो हम करना चाहते थे, वी वेर एबल टू एक्सप्लेन कि क्या हम, व्हाट इज़ अ विजन, एंड लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, और वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया। सो देखेंगे तो अभी थिंग्स इज़ अ मिक्स बैग, ऑब्वियसली थोड़े ये एंटरप्रेन्योर जर्नी में कुछ चीज़ें चैलेंजेस होते, कुछ पॉजिटिव्स, कुछ उसके
यू कैन से जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पे आता है, तो उसकी वजह से थोड़े से आपको उसमें से कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना पड़ता है। एंड मेनी टाइम्स यू फील कि इज इट वर्थ इट और नॉट। लेकिन ओवरऑल जर्नी अच्छा रहा है अभी तक। तो अभी जो जहाँ तक मैंने देखा है या सुना है, कोरोना पीरियड में तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उसमें कुछ आपको भी कुछ सामना करना पड़ा? कोरोना पीरियड देखिए सभी के लिए बहुत ही अनसर्टेन पीरियड था। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, एंड इट हैज़ इम्पैक्टेड एवरीबडी। एक रेगुलर बिजनेसमैन को, नौकरी करने वाले को, घर, हर एक तरह के इनकम ग्रुप वालों को। सो यस, बिजनेस गॉट इम्पैक्टेड। पहला 2-3 महीना तो लगा कि इट जस्ट अ टेम्पररी फेज ऑफ कपल ऑफ मंथ, उसके बाद थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल सेल्फ। बट उसका इम्पैक्ट बोलिए मेंटली बोलिए या इकोनॉमिकली और अनसर्टेन इन्वायरमेंट से लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। सो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज थिंकिंग अबाउट कि लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म गोल्स लोगों के हो गए। और ये जो रियल स्टेट है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है लोगों का। सो उसकी वजह से आपका पूरा जो सेल साइकिल है, लोगों को जब जिसको ज़रूरत है, जिसके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा, वही खरीद रहे हैं। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स में लोगों ने बाई करना बंद हो गया, कोई मूवमेंट नहीं था। और जो बायर्स ओवरऑल थे वो उसके नंबर्स काफ़ी कम हो गए। सो यस, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। एंड उसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1.5 साल से चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड इट विल टेक सम मोर ईयर्स बिफोर उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होगा। ये तो आपकी यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है, ये काफ़ी मैं कहूँगा कि प्रशंसनीय है और बहुत प्लानिंग के साथ आपने ये सारे काम किए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे समाज का कोई व्यक्ति यदि इस फील्ड में आना चाहे तो कुछ उसको टिप्स दे सकते हैं आप? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में, वो सेक्टर से के इर्रेस्पेक्टिव हर तरफ कॉमन है जी। ऑब्वियसली आज के टाइम पे हम देखेंगे तो हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। सो बट एट द सेम टाइम इसको आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप एज अ प्रोफेशनल अपने आप को देखते हैं तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ विच वाज देयर इन गवर्नमेंट सेक्टर, वो काफ़ी कम हो रखे इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। प्राइवेट सेक्टर्स में देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स विच आर अवेलेबल। एंड इस समय एक इकोसिस्टम बना हुआ है जहाँ पे इफ़ पीपल आर ट्राइंग टू डू देयर ओन, मतलब एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो उसका एनेबलिंग इन्वायरमेंट है जो सपोर्ट सिस्टम है, इट इज़ डेवलप्ड। सो पॉजिटिव्स में देखेंगे तो आदमी कोई भी विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड भी बिजनेस में स्टेप इन कर सकता है। उसके पॉजिटिव्स ये है। लेकिन दूसरा ये है कि एंट्री बैरियर कम हो रखे हैं, मतलब बहुत सारे यंग टैलेंटेड लोग को विथ सम अंडरस्टैंडिंग इन वन पर्टिकुलर फील्ड दे आर एंट्रिंग। और टेक्नोलॉजी की वजह से डिसरप्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है। जो चीज़ें हमें लगता था कि आज ये लाइन ऑफ बिजनेस कंटिन्यू करेगा, इसमें अच्छा मार्जिन है, यू कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, वो चीज़ें अब रही नहीं। तो चीज़ें बदल रही है बहुत तेज़ी से। सो कोई भी इसमें इट्स बट एट द सेम टाइम आदमी को ये समझना चाहिए कि फ्यूचर इज़ प्राइमरली जॉब क्रिएशन रादर देन लुकिंग फॉर योर ओन जॉब, बिकॉज उसका एक लिमिटेशन होता है ग्रोथ का। और वहाँ पे 10 तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली योर एबिलिटी एंड योर डिज़ायर, बट आपको किस तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे जगह थोड़े बायसनेस जैसी चीज़ें भी रहती है, तो वो आपको फेस करते रहेंगे। जबकि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। दो पहला मतलब
हमारी कम्युनिटी के स्पेशली देखेंगे तो लोग बिजनेस में जाते नहीं हैं, सो इसीलिए जाते हैं। सपोर्ट सिस्टम बहुत ही कम है कंपेयर टू लॉट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, जहाँ पे कि मतलब देखेंगे तो कुछ कुछ बिजनेस आर डोमिनेटेड बाय पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी पर्टिकुलरली, क्योंकि उनमें ही लोग हैं तो उनमें सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन अब जो डिसएडवांटेज है वो तो है आज के दिन में, यू कैन से कि अगर आप प्लान करके अच्छे से आएंगे, जैसे आपने बोला सिस्टमेटिक प्लान, सिस्टमेटिक प्लान मीन्स कि यू हैव टू टेक अ लॉन्गर होराइजन। कोई भी अगर किस्मत रही तो शायद जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम एज वेल एज मनी ऑल्सो। देखिए ऑब्वियसली मनी तो क्राइटेरिया है ही, लेकिन मनी से ज़्यादा आपका एबिलिटी टू होल्ड इन देयर, मतलब अगर आपने पहले से ही सपोज ये मान के चला हुआ है कि मुझे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस किया हुआ है कि मेरा एक्सपेंसेस कितने होंगे, विच इंक्लूड्स योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या जो भी आपको चाहिए खुद के लिए प्लस ऑफिस चलाने के लिए, देयर आर बी पीपल हु विल बी वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड उसके साथ रेवेन्यू भी इतना, तो मोस्ट लाइकली ये हुआ कि जितना आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो आपको अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न और द अदर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ेंगे ही, कम नहीं रहेंगे। सो यू हैव टू एटलीस्ट गिव योर सेल्फ कपल ऑफ ईयर्स की यस मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ चाहे नहीं हो पाऊँ अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, लेकिन मैं अपने आप को 2 साल का टाइम दूंगा, 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम। यू कैन हैव सम इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स कि पहले 6 महीने में एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, इस तरह के टारगेट्स, लेकिन इवन इफ यू आर एबल टू अचीव सम रीजनेबल परसेंटेज ऑफ योर टारगेट, यू आर ऑन राइट ट्रैक। फिर हमेशा से जैसे जैसे आप मूव करते रहेंगे अलॉन्ग द वे, यू हैव टू चेंज योर कोर्स, बिकॉज जिस तरह से प्लान किया ज़रूरी नहीं कि उसी तरह से आपको रास्ता मिले, एंड अलॉन्ग द वे अपने साथ जितने जो लोगों को जोड़ते जाएंगे तो चांसेस ऑफ यू मूविंग फॉरवर्ड एंड एबल टू अटेन योर गोल इंक्रीजेस। तो इसमें सिर्फ राइटली सेड कि प्लानिंग ज़रूरी है, परसिवरेंस उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, एंड आपने उस तरह मतलब इसमें वेंचर करने से पहले इसका एक डिटेल्ड मतलब व्हाट सम एक्सटेंट किया हो कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, कैसे व्हाट आर द चैलेंजेस, उसके लिए क्या रिसोर्स आपको चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वंस यू हैव एंटर्ड आपको ये सोचना ही नहीं कि वेदर यू आर एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड और नॉट। एक बार घुस गया है तो कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हमें अपने आसपास ही दिखते हैं जहाँ पे लोगों का बहुत ही कम रिसोर्स था और उनकी एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, उनके पास एबिलिटी टू अट्रैक्ट मोर पीपल, बट वो लगे रहे और दे आर एबल टू डू वेल इन देयर लाइफ। तो ये तो हो गई आपके प्रोजेक्ट की जानकारी, और जो इस फील्ड में जो हमारे लोग हैं उसे आई एम श्योर दे विल बी बेनिफिटेड। अब आते हैं समाज की बात पे। तो ये जो चैनल बनाना और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करना, इसका मेरे दिमाग में 2 बातें आई हैं कि एक तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी जानकारी लोगों तक जाएगी। दूसरा जो है मेरा एम है कि अपने समाज को डेवलप करना है। हमारी जो अभी आप कहिए कि एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस समाज में है वो बहुत ही नीचे है, उसको हमको डेवलप करना है। तो हम 2-4 बातें उस पे करते हैं अभी। Sure. तो एक तो पहले आप बताइए कि सर ये अपनी जो हमारी पासवान समाज का जो प्रेजेंट स्टेटस है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में? कहाँ पर हैं हम अभी हम लोग? देखिए अभी अगर आप मतलब वेरियस पैरामीटर्स को देखेंगे, चाहे इकोनॉमिक पैरामीटर हो, चाहे उनका सोशल पैरामीटर हो, पॉलिटिकल पैरामीटर हो, सो हर एक में मतलब अ लॉट इज टू बी कवर्ड, यू कैन से। कुछ बेनिफिट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर जी के
उनकी वजह से उनकी वजह से ही हुआ है, अदरवाइज तो क्या होता भगवान जाने। यार एब्सोल्युटली राइट। मतलब मैं अपने आप को भी फॉर्चुनेट मानता हूँ कि ऑब्वियसली रिजर्वेशन इन एजुकेशन हैज़ हेल्प्ड मी। वहाँ तो वहाँ एक अच्छे कॉलेज में जाने से एक एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। देन यू कम अक्रॉस कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द देयर, और वहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एंड यू स्टार्ट ट्राइंग टू डू समथिंग विच वाज नेवर देयर। तो ये एक बहुत बड़ा देन है रिजर्वेशन का, और इसका बेनिफिट सभी को लेना चाहिए। और मेन जो इसका जो समाज में हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसका एजुकेशन का। एक बार एजुकेशन मिला तो दैट ओपन डोर्स फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। आपका इकोनॉमिक वेलफेयर से लेकर के आपका एक्सपोजर से लेकर मल्टीपल चीज़ें, अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ यू कैन एक्चुअली टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती है। तो उसका जड़ सबका तो एजुकेशन ही है। तो ये जो आपने बताया वही बात मेरे दिमाग में भी घूमती रहती है, आज से नहीं, जब मैं 17 साल का था तब से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भाई एजुकेशन कैसे इम्प्रूव करें, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब तब से मैं 50 साल से देख रहा हूँ बहुत मार्जिनल डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन में भी। जो हम लोग जो पढ़ लिए या हमारे पिताजी पढ़ लिए, मैं पढ़ लिया, तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी अगर मैं अपने गांव की बात ही लूँ तो मेरी फैमिली के अलावा थोड़े बहुत 5वीं तक 7 तक मिडिल तक लोग पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद छोड़ के फिर वही मजदूरी, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। तो अब इस पे फिर मैंने सोचा कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, और बराबर सोचता ही रहता हूँ। तो मैं इस बिंदु पे आपकी कुछ राय लेना चाहता हूँ कि भाई एजुकेशन हम मान तो रहे हैं, हर कोई मानता है कि एजुकेशन के बिना हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन को समाज में हम कैसे इंजेक्ट करें, इस पे कुछ आइडिया आप दीजिए अगर आपके पास है तो। देखिए, जो पहले जो कंस्ट्रेंट थे कि जो छोटे छोटे गांव में स्कूल्स और का फैसिलिटी नहीं रहता था, एक्सपोजर नहीं रहता था, वो अभी उतना प्रॉब्लम नहीं रहा एटलीस्ट मैं अपने गांव का अभी एक्सपीरियंस देखूं। सो इट मीन्स, और विथ जो टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन है, चाहे मोबाइल का बोलिए या टीवी का, ये तो वो गांव-गांव में फैल गया है। सो पीपल आर एक्सपोज्ड कि क्या क्या चीज़ें हैं, एजुकेशन के बेनिफिट्स, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अब सिर्फ ये है कि जब सबको दिख रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि फिर लोग मतलब मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों अपने नहीं हो रहे बच्चों हैं, वही को पॉइंट वही है, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका देखिए कोई एक टेम्पलेट जैसा सोल्यूशन तो है नहीं है। हाँ। लेकिन ये भी बातें हैं कि जो हम जितना ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सके, चाहे इंस्पायर अपने लोकल हीरोज़ में से कि किसी ने कुछ पढ़ करके देखो लाइफ में उसका फैमिली है वो कितना आगे बढ़ गया, या हम कुछ ऐसे छोटे छोटे जैसे आप काम ये कर रहे हैं मोटिवेशनल की, अरे प्राइवेट अपने कम्युनिटी का भी लोग एजुकेशन में भी अच्छा करके अपना खुद का भी बिजनेस करने का भी सोच सकता है। तो हो सकता है कि इससे लोगों को कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले। नहीं, मेरा वो टारगेट वही है, लोगों को बताना कि देखो केवल तुम डॉक्टर इंजीनियर बनने के चक्कर में मत रहो। कितने आदमी बनते हैं, और भी कुछ है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ करो, आगे बढ़ो, प्राइवेट सेक्टर में भी आओ, प्राइवेट सेक्टर में आप खुद का भी बहुत सारा का भी करो, बिजनेस कर सकते हो। और खुद के बिजनेस जरूरी नहीं कि शहर में आके करो, अगर मतलब अनफॉर्चुनेटली आजकल तो गांव में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अगर एक्चुअली बिजनेस में आने के बाद सबसे पहला चीज़ ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स है ना, एंड वो स्कीम्स फार्मर्स के लिए है, एंड स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलती हैं। या तो अवेयरनेस नहीं है,
या तो लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं गाइड है। करने वाले स्कीम्स बहुत आती हैं लेकिन किसी को पता नहीं है और ना कोई उसमें वो सोचता है कौन झंझट में पड़ने जाए। तो ये जो लोगों की मानसिकता है ना उसको चेंज करना पड़ेगा हमारे विचार से कि गांव के लोगों के हमारे अपने समाज के जो लोग हैं या ये जो डिप्राइव्ड समाज नॉट ओनली पासवान कास्ट एनी कास्ट जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी जो मेंटालिटी है ना वो चेंज नहीं हो रही है। बस वो मजदूरी किया खाना खाया अपना कमाया ड्रिंक्स लिया ताड़ी पिया बस हो गए ख़त्म। तो इसको टारगेट करना कि भैया ये प्रॉब्लम जो है इसको कैसे दूर करें। और जहाँ तक मेरी सोच है जो मैंने अपना मंथन किया है और मैं बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहा हूँ कि कुछ किया जाए तो लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। मैं आई डोंट नो इट्स आई एक्सेप्ट इट एज ए माई फेल्योर। बॉम्बे में रह के भी संस्था मैंने इसी उद्देश्य से बनाया था कि इस दिशा में कुछ काम करूँ तो लेकिन नहीं कर पाया। तो ये फिर अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि समाज के इंटेलेक्चुअल्स अगर एक साथ मिल के कुछ प्लानिंग करें कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम समाज में गाइडेंस हम कैसे लोगों को प्रोवाइड करें और लोगों को इंस्पिरेशन जैसा आपने बताया कैसे इंस्पायर किया जाए मोटिवेट किया जाए ताकि लोग अपनी सोच को बदलें और प्रगति के पथ पर चलने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और मेरे ख्याल से मैं ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ तो आप जैसे लोग मिलेंगे मुझे और भी बहुत सारे। कल एक मैंने इंटरव्यू लिया एक डॉक्टरेट की हुई हैं प्रोफेसर शशि बाला उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में वो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब लोगों को पता चलेगा तो डेफिनेट है कि लोग बेनिफिटेड होंगे और हम लोग भी कुछ करेंगे सोच समझ के अपना कुछ योगदान जो हो सकेगा वी विल ट्राई टू गिव। श्योर बेसिकली हर एक अगर हमारे कुछ भी इनिशिएटिव से अगर 2-3 लाइफ भी टच होती है और वो भी उसको भी हम कुछ इम्पैक्ट कर पाते तो दैट विल हैव अ रिपल इफेक्ट। ऐसे ही होगा धीरे धीरे करना पड़ेगा। अभी हम लोग का जो वर्तमान सिचुएशन है ना संस्था बहुत बनी हुई है और एजेंडा में सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देखता हूँ कि फलाना ये परिषद और फलाना ये है और बहुत सारा एजेंडा रहता है लेकिन काम कुछ होता नहीं है। अल्टीमेटली भाषण होता है वो काम जो ज़मीनी लेवल पे कुछ होता जाता नहीं है। तो वो उसका कारण है कि आप बना तो देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना आपको नहीं आता है या फिर आप दिखावा के लिए बनाते हैं वोट बैंक के लिए बनाते हैं। यही आप अजम्पशन तो हमारी यही होगी कि जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो बड़े बड़े वो जो एजेंडा बना के दिखाने का क्या फ़ायदा है। तो प्रैक्टिकली हम लोग को कुछ करना पड़ेगा मेरा अपना ये ओपिनियन। आप बहुत ही सही बोल रहे हैं। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सबको पता है उसको सॉल्व करने का जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो भी सबको पता है ले डाउन है लेकिन यस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच एवरीबॉडी इज मिसिंग विच तो दैट मे बी का 4-5 चीज़ों का मिश्रण होगा जो उसकी वजह से अगर कोई करता उसको मिला करके तो हो जाएगा। इट कैन बी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स कोई डेडिकेटेड मिशन की तरह इसको ज़ील के साथ काम करे और एक डिटेल ब्लूप्रिंट बना रहेगा जिसमें कि छोटे छोटे स्टेप्स हैं लेकिन प्रॉपरली आइडेंटिफाइड स्टेप्स हैं कि हम अगर हम इस लोगों को एजुकेशन उस एरिया का बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादातर बच्चे अगर हो रहे हैं तो वो कम से कम तो 12वीं तक पास करे तो मतलब उसको कैसे अचीव करेंगे तो इसका एक रोड मैप होगा। अगर हमें किसी को मोटिवेट करना हो सकता है कि आपने एक छोटा सा एक कल्चरल कम एजुकेशन सेंटर खोला हुआ है जहाँ पे इस तरह का कुछ वीकली या कुछ उस तरह का इवेंट हो रहा है जहाँ पे कि आप मोटिवेशनल मूवीज़ वीडियोज़ स्पीकर्स को बुला रहे हैं और वहाँ पे फैसिलिटी है तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो और एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है और हो सकता है करियर काउंसलिंग और ये सब काफ़ी सारे एस्पेक्ट उसमें डाल देंगे एंड इंक्लूडिंग कि अगर कोई वहाँ आता है तो ही इज़ गेटिंग सम फ्री थिंग ऑल्सो। यस तो उसका एक जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो मिड डे मील जैसा स्कीम था एक्चुअली दैट वाज वेरी इफेक्टिव इन पुलिंग पीपल टू स्कूल्स। तो क्योंकि उसकी पहला अट्रैक्शन वही रहता है कि सबको तो अब लगता है कि तो जाना ही है। हाँ नहीं भाषणबाजी मिलेगा कुछ मिल तो रहा नहीं तो एटलीस्ट
कुछ मिल रहा है जिसको यूज़ कर सके और टैंजिबल बेनिफिट है। अगर बाकी बेनिफिट उसको उसके बाद दिखेगा तो ऑब्वियसली ही विल ग्रैस्प, बिकॉज आप तो प्यासे को कुआं तक ले आ सकते हैं लेकिन पानी पिला नहीं सकते। नहीं, अभी भी जो आंगनबाड़ी चल रहा है गांव में, तो पहले तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। आंगनबाड़ी में भी जो छोटे बच्चों की वो नर्सरी टाइप का होता है, गांव में देखा है मैंने, तो एटलीस्ट वो चले तो जाते हैं क्योंकि उनको अश्योर्ड है आज का क्या मेनू है, कल का क्या मेनू है, वो पूरा बना रहता है। आज अंडा मिलेगा, कल पनीर मिलेगा, परसों सोयाबीन मिलेगा, तो उनको पता रहता है और वो टाइम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, उसी बहाने थोड़ा बहुत पढ़ाई, मतलब जो टीचर रहती है वहाँ थोड़ा बहुत तो कखा कुछ सिखाई देती है, तो कुछ तो चलो कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मेरा ये सोचना है कि जो हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं ना, इसको इम्प्रूव करें कि ठीक है मिड डे मील सरकार दे रही है या फिर आंगनबाड़ी में जा रहा है, लेकिन वहाँ जाके बच्चा और कुछ सीखे। वो तो खाना के लालच में जा रहा है और एक लेडी है वो कितना पढ़ाएगी, अपना टाइम पास किया चलिए। तो इसको भी फर्दर इम्प्रूव किया जाए कि भाई अपनी तरफ से हम भी कुछ कोशिश करें कि बच्चे तो वहाँ तक पहुँच तो गए हैं लेकिन इनको थोड़ी अच्छी शिक्षा दी जाए। तो ऐसा कुछ स्कीम अगर हम लोग बनाएं तो जहाँ तक मेरी सोच है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और इसमें कुछ करना पड़ेगा, लोगों को मिलजुल के ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक तो मतलब मेरे दिमाग में है जो खुद भी मैं ये सब करना चाहता था अपने, मतलब एक हमने फाउंडेशन बना के कोशिश किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा कोविड के बाद उसको मैंने अभी पुट इट ऑन होल्ड किया हुआ है कि अगर आप एक इंड्यूसमेंट देते हैं कि जहाँ पे इंड्यूसमेंट है कि अगर तुम जैसे होता है कि तुम इफ़ यू आर एबल टू अचीव समथिंग तुमको कुछ मिलेगा, तो अगर आपने उस तरह का इंड्यूसमेंट छोटे छोटे जगह पे रखा कि जो भी बच्चा क्लास में अपने फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको मैं कुछ मॉनिटरी एडवांटेज दे रहा हूँ, बेनिफिट दे रहा हूँ। कहीं पे दूसरे समाज के लोग ये करते हैं, चीज़ें करते हैं। हो सकता है मॉनिटरी दे रहा है कि तुम्हारा स्कॉलरशिप, किसी को साइकिल फ्री कर दिया कुछ ऐसा, तो इससे लोगों में रहेगा कि चलो मुझे साइकिल चाहिए ना, तो मुझे क्लास में 60% से या 70% से ज़्यादा लाना है। और उसी तरह के अगर किसी ने बोर्ड में XYZ परसेंटेज लाया तो मैं उसको कोचिंग का या कुछ चीज़ फ्री कर दूंगा, तो पीपल विल फील कि ठीक है मेरे लिए एक असिस्टेंस है। तो ये वाला स्कीम मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अट्रैक्टिव है और इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इसको अपनी प्लानिंग में रखिए, इसको देखेंगे हम लोग आगे अपने समाज के लिए कुछ कर पाएँ तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग सोसाइटी में। तो ये तो हमने दोनों पॉइंट कवर कर लिया। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने IIT भी किया है और IIM भी किया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चाहूँगा कि आप हमारा जो यंग जनरेशन है जो प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे 10th के बाद 11th के बाद जो भी चले जाते हैं कोटा इधर उधर, तो IIT और IIM की प्रिपरेशन के लिए कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे कि भाई कैसे करना, आपने जैसे किया था वही चीज़, नथिंग एल्स? कि ये सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और मुझे जहाँ तक पता चला है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने दिया था और अभी में तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रखा है, इन द सेंस कि हमारे समाज के ही लोग जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुए अपेयरिंग अभी उसमें भी बहुत सारा इंक्रीज़ हुआ, उनके जो परफॉर्मेंसेस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुए। एंड क्योंकि ये बहुत एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, सो इट्स अ लॉन्ग प्रिपरेशन इज़ क्वाइट लॉन्ग। तो मतलब आपको 8वीं क्लास से ही थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा कि मैं अभी, क्योंकि ये 8वीं क्लास के जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो सिलेबस है ना उस पे ही इम्प्रूवमेंट बिल्टअप होता रहता है। अच्छा, टिल 12th। सो अगर वहाँ पे बेस आपका अच्छा है तो इट विल हेल्प यू। सो आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसका IIT का, तो आपको उस समय से ही मैथ्स और साइंस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू हैव एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स कि मैं इतना पढ़ूंगा, और मेरा गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट अपने इन सब्जेक्ट्स में स्कूल के यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, फाइनल एग्ज़ाम्स में मुझे एक अच्छा स्कोर करना है।
तो उससे कॉन्फिडेंस आता है और फिर देन ये इंटरेस्ट भी बढ़ता है। मेनली इट्स ए इंटरेस्ट, क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट के आप 4 साल तक तैयारी नहीं कर सकते, 8 से लेकर 12 तक, फिर फर्दर अगर 1-2 साल कहीं कोचिंग में जाना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव। अब इंटरेस्ट कैसे जगाएं, तो ये अगर आपको ये एक्सपोजर है कि अगर मैंने IIT में मेरा एडमिशन हो गया, तो मेरा लाइफ ना विल मूव फ्रॉम वन लेवल टू अ टोटली डिफरेंट लेवल। ये अगर आपके अंदर में ये आपने अगर ये देख लिया है, आपको महसूस हो गया ना, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा। क्योंकि इट्स अ रियलिटी कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस आपके, और ये ज़िंदगी भर रहता है कि कहाँ से आपने क्या क्या इंजीनियरिंग, तो नोबडी आज की मतलब कौन सा डिपार्टमेंट था क्या था, लेकिन IIT से किया है, दिल्ली से, तो दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द ईयर। सो ये इतना बड़ा इसका ये अचीवमेंट और इसका सपोर्ट है थ्रू आउट योर लाइफ। और सेम इज़ द केस विथ IIM, कि एक बार आपने IIM से कर लिया तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटरव्यू के समय कहीं पे भी आपको एक डोर ओपन हो जाते हैं कि अच्छा ये IIM का बंदा तो इतना तो उसको आता ही होगा, और तो उसके बाद यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ टाइम एंड अगेन। सो ये जो चीज़ें हैं बड़े इंस्टीट्यूट से, नॉन रेपुटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ने का, ये बहुत ही बड़ा है, लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करता है। ये आपने बताया जैसा कि IIT के लिए मैथ एंड साइंस पे फोकस 8वीं क्लास से देना है, और IIM के लिए ऐसा कुछ पॉइंट? देखिए IIM प्राइमरली देखेंगे ना, तो इसमें आपका 3 चीज़ों पे होता है। एक तो वो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स इंग्लिश, दूसरा एक एनालिटिकल एबिलिटी जहाँ पे कि छोटे छोटे मैथ्स और पजल्स जैसे चीज़ें, और तीसरा है क्वांटिटेटिव स्किल्स मतलब मैथ्स का, और वो एक ग्रेजुएशन लेवल तक का ही ये रहता है। सो एंड ये एक रिटन एस्पेक्ट में ये चीज़ें, बाद में वहाँ पे 2 राउंड्स होते हैं, एक जनरल डिस्कशन के, ग्रुप डिस्कशन का, और एक इंटरव्यू का। ये दोनों में आपका एबिलिटी टू कम्युनिकेट ना, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े इम्पॉर्टेंट रहते हैं, एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट, या जो भी जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया है, या जॉब के बाद आप अपीयर हो रहे हैं, तो जॉब में क्या करते थे, नेचर ऑफ वर्क, ग्रोथ कैसे, वहाँ पे क्या चैलेंज, तो मतलब यू हैव टू बी कंफर्टेबल योर सेल्फ। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज तो इट्स मच ईजियर देन IIT। लेकिन ये एक होता है कि मतलब ये रट करके वाला काम नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि ये एक कम टाइम पे में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके विथ लेस मिस्टेक्स वाला एक ये रहता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग IIM का तैयारी 6 महीने 1 साल में भी कुछ घंटे करके देंगे ना तभी हो जाएगा। इसलिए स्पेसिफिकली आपको कोई भी बहुत ज़्यादा जॉब छोड़ करके या कॉलेज ड्रॉप ले करके, क्लास मतलब ईयर ड्रॉप ले करके तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है उसका जी। इट्स अलॉन्ग द वे हो जाता है। अच्छा, नाइस। तो प्रभात जी, ये बड़ा अच्छा आज का डिस्कशन रहा जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक तो आपने बिजनेस ग्राउंड पे भी दे दिया लेक्चर, और एडवाइस लेक्चर नहीं कहूँगा इसको, मैं एडवाइस दिया, और फिर एजुकेशन, IIT और IIM, यही तो 2 इम्पॉर्टेंट है जो हमारे समाज के लोग जिसके पीछे पड़े रहते हैं। तो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, और बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो, दोनों आज के डिस्कशन से बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू हेमंत जी, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया मुझे अपनी चीज़ों को शेयर करने का, एंड मतलब आई रियली मैं आपको देख करके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ समाज के लिए कर सकूँ, लेकिन नहीं करना है, फ्यूचर में आप लोगों को ही करना है। हाँ, कि अभी हम अपने ही पाथ में बिजी रहते हैं और उसमें खोए रहते हैं, लेकिन यस यू आर अ गाइडिंग पर्सन ऑन। नहीं, मैं अभी ना यंग टीम को तैयार कर रहा हूँ समाज सेवा के लिए, कि मेरा एज अब ख़त्म हो गया, अब वो लास्ट स्टेज में आई लव टू डू दैट। यस, आपका गाइडेंस है और आप इतने सारे नए नए इनिशिएटिव लेते हैं, एंड इट्स वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू। तो
दोस्तों, आपने सुना प्रभात जी को, और मैं समझता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी जानकारी मिली होगी आज के डिस्कशन से। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम नए नए फील्ड के लोगों को भी आपके सामने लाएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, और पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, चाहे म्यूज़िक हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स हो, कोशिश करेंगे कि हमारे ऐसे जहाँ भी हमारे लोग हैं इस फील्ड में, मैं उन तक पहुँच जाऊँ और फिर उनको आपके सामने लाऊँ, ताकि आप कुछ सीख सकें। केवल सुनने से ही ऐसा नहीं होता है, उस पर अमल भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे मेहमान के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इससे लाभ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें अपना एक ईमेल आईडी ऐड करना चाहता हूँ, प्रभात PR@gmail.com, PRABHAT PR@gmail.com। अगर मैं किसी को किसी भी चीज़ में हेल्प या गाइड कर सकता हूँ तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू डू दैट। थैंक यू ऑल।